वैल्यूज रखेंगे और आंसर अपना निकालेंगे। अब जैसे x इक्वल टू एक्स की जगह 5 हो गया तो यहाँ पे 5 की पावर 5 माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 5। फाइव की पावर 5 कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो हमारा क्या है? आंसर। कितना आ रहा है? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यूज आएगी वो उसके शेषफल की है। ठीक है, 2 4 4 7 ये आपका आंसर है। अब इस टाइप का अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। शेषफल आपसे पूछा जाएगा तो जो भी आपको दिया रहेगा कि हमें इससे भाग देना है पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, बस x माइनस 5 जो भी गिवन होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वही वैल्यूज हम यहाँ अपने fx में पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वही क्या होगा? शेषफल होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दिया है कि x y आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। अब इसमें आप देखिए आपको एक ही इक्वेशन दिया है। इस तरीके से देखा जाए, मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं तो हमें जो फॉर्मूला दिया होता है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब कंडीशन ये हो कि हमारे पास एक ही इक्वेशन दी है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑप्शन भी अपने लेके चलेंगे और थोड़ा सा जो है मान के चलेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13। अब हम 13 को 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे हमें थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा कि इसमें से एक वैल्यू हमारी जैसे x प्लस वाई क्या हो जाएगा 13 के इक्वल हम रख सकते हैं और x माइनस वाई 1 के इक्वल। हमें जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कि जहाँ पे एक इक्वेशन तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं से हम इक्वेशन को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर दें, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इससे ये कट गया हमारा 2x इक्वल टू 14 देन x इक्वल टू 7। अब हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा अपना x की जगह 7 माइनस वाई इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 6। अब हमको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास ऑप्शन में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कंसीडर किया है x प्लस वाई को 13 के इक्वल। हम ऐसा भी कर सकते थे कि x प्लस वाई को 1 के इक्वल कर सकते थे, दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमें जब तक वैल्यूज नहीं पता है तब तक इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ये हो सकती है, कोई भी ये हो सकती है, लेकिन हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होती है हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको प्लस वाली माने, क्योंकि इसको हम अगर प्लस करते हैं तो 1 आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं वो 13 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू
कंसिडर किया है, लेकिन आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ और आता है तो हम इसको रिवर्स करके भी देखेंगे, ठीक है। रिवर्स करने का सेंस ये है कि x + y = 1, x - y = 13। इसको करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा तो हम मैच करेंगे कि हमारा कौन सा सही है, फिर जो सही होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि जब हमें एक इक्वेशन दी होगी, तो एक इक्वेशन दी है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हमारे पास एक इक्वेशन होगी तो हम एक इक्वेशन से पहले 2 इक्वेशन जनरेट करना सीखेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने वैल्यूज बताएंगे, ठीक है। अब ये तो आप लोग को आई करना चाहिए, अभी तक इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। एक की वैल्यू ये दे दी गई है, आपको ये बताना है, तो इसको देखते ही आपको पहले ये समझ में आ जाना चाहिए क्या करना चाहिए। इसको देखते ही क्या लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है a की पावर 4, पहले टर्म में a की पावर 4 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें a को पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, देन अगेन एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें 4 तभी आएगा जब हम a को एक बार हमने स्क्वायर किया इस तरीके से, उसके बाद अगेन हमने उसमें फिर से स्क्वायर किया, तो हमको क्या मिल जाएगा? a की पावर 4 तब हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें एक बार स्क्वायर करना है, देन अगेन उसका एक बार स्क्वायर करना है। इसको करने से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। आप इसको देखिए तो ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बन रहा होता तो हम इसी से निकाल लेते, तब हमें इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं थी। ये थर्ड मेथड इसलिए है। तीसरा थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है कि जब आपका किसी टाइप का फॉर्मूला जनरेट ना हो तब आप क्या करेंगे? तब आप यही करेंगे कि जो आपके पास टर्म्स दिए हैं उनको आप कैसे जनरेट करेंगे। तो आपका a की पावर 4 था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? a = √3 + 1 है, वो साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ हो गया a स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर + 1 + 2 √3। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अब यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला लगा है? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ हमने किया a का स्क्वायर, a हमारे यहाँ पे था √3, तो हमने √3 का होल स्क्वायर किया। यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा। फिर यहाँ पे 2√3 यानी 2a × b। 1 हमारा यहाँ पे b 1 था, इसलिए कोई फर्क इस पे नहीं पड़ा। ये हमारा फिर √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 3 ये 1 और ये 2√3, 3 + 1 4 + 2 √3, ठीक है। ये आपका आ गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आ गया, अब इसका अगेन आप फिर से स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, इधर आप इसको स्क्वायर करेंगे। अपनी अपनी कॉपी में करिए, ये आप लोग को खुद ही आ जाना चाहिए। तो √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 12। लेकिन सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अभी ये देखो 6 बोल रहे हैं। 12 ही आएगा। एक दिन मैंने बताया था कि अगर आपको डाउट हो तो उसको 2 बार लिखिए। इस तरह से आपने 2 बार इसको लिखा, 2 2 जा 4 और ये √3 ठीक है, 4 3 जा 12। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे उसको 2 बार, अगर क्यूब है तो आप 3 बार लिख लीजिए, अगर 4 टाइम्स है तो आप आराम से 4 टाइम्स लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखिए और आंसर ले लीजिए। गलत करने से अच्छा है कि आप एक बार मल्टीप्लाई अलग से लिख के
कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया फिर 12, यहाँ पे कितना आएगा 16√3। अब इसको प्लस कर लीजिए 28 + 16√3, ये हो गया a की पावर 4। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया इतने को a की पावर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन टिपिकल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ करना ही क्या है, स्क्वायर करते जाना है बस, और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आपने निकाल लिया a की पावर 4 जो कि आपका है 28 + 16√3। अब दूसरे टर्म में देखिए आपका लिखा है 16/a की पावर 4, इसका मतलब है 1/a की पावर 4 आपको करना है। जितना a की पावर 4 दिया है उसको 1/ कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पुट कर दीजिए, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए बस। अब जैसे अगर कोई टर्म आपका इस तरह से हो जाता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं ये है, अगर 1/a की पावर 4 करेंगे तो आप यही तो लिखेंगे। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैंने कई क्वेश्चंस में कराया है कि अगर नीचे आता है तो आप क्या करते हैं, माइनस में ऊपर नीचे फिर से अपोजिट में फिर से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा था 28, वैल्यूज में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब माइनस का अगर ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वही डिजिट आपके ऊपर लिखी है नीचे लिखी है वो कट जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a + b और a - b, इसका मतलब a² - b², ये आपका बन जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जा रहा है इसको करने से। अब ऊपर इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28 - 16√3, नीचे क्या हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर माइनस 16√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर तो यही रहेगा, नीचे आपको सॉल्व कर लेना है। 28 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई अब तक हो जाना चाहिए था। सेवन 84, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 251। चलो याद करें गनीमत है। अब बगल में देखिए यहाँ पे लिखा है √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। 7, 68, इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है माइनस करने का 16। ठीक है, अब आपने ये सॉल्व कर लिया, ये आपका आ गया 1/a की पावर 4। अब हम यही वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, इसलिए अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ 16 दिखाई दे रहा है। हम जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे 16 से 16 हमारा कट जाएगा, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने लिख दिया a की पावर 4 + 16 a की पावर 4। a की पावर 4 हमारा आया था 28 + 16√3, वो लिखा है प्लस 16, और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर 1/4, यही मतलब हुआ ना इसका। अब हमारा ये वैल्यू ये आया हुआ है, इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे बस। 28 - 16√3 अपॉन 16, अब कुछ कट रहे हैं 16 से 16 कट रहा है और 16 से 16 कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ है, यहाँ प्लस है, हम कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं काटेंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि डिवाइड जो हमारा है वो यहाँ से यहीं तक है, इसलिए इधर जो भी वैल्यूज होगी हम इससे इसको कट नहीं कर सकते, हम यहीं पे कट करेंगे। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है तो इधर का उधर काट दिया, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारा डिवाइड जहाँ तक होगा
नहीं कर सकते, ऊपर हम कॉमन लेंगे पहले, कॉमन लेने के बाद ये देखिए कॉमन लेने के बाद ये बाहर ही दिखाई दे रहा है, तभी हम काट पाएंगे। अगर ये बाहर नहीं होता, सपोज दैट यहाँ होता, तो हम तब भी कट नहीं कर सकते थे। पहले हम कॉमन करेंगे, निकालेंगे, उससे जो वैल्यूज निकलेगी हम उसी को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी गलती आप लोग करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, 28 + 16 √ 3 और एक ब्रैकेट में 28 - 16 √ 3। अब ये बन गया आपका a + b a - यानी 28 का स्क्वायर -16 √3 का स्क्वायर। इसको अभी आपने सॉल्व किया था, ये देखिए ये लिखा है ना, ये जो नीचे लिखा है यही चीज अभी आपने सॉल्व की है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 16, यानी 784 - 768 = 16। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन टफ नहीं था। अब इसमें कितनी चीजें आपको समझ में आ रही। पहली चीज ये है कि अगर a दिया हुआ है तो हमें उसकी पावर्स निकालनी है। जैसे यहाँ पे a की पावर 6 होता तो क्या करते हैं हम, पहले उसका क्यूब करते। जब भी a की पावर 6 होता है तो हम पहले क्यूब करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, वो ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अगर स्क्वायर करके क्यूब करेंगे तो वो टिपिकल हो जाता है। मेथड बिल्कुल वही है, लेकिन टिपिकलिटी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि बढ़ाना है। तो जब हमारा अगर a की पावर 6 होता तो हम क्या करते, सबसे पहले क्यूब करते, देन स्क्वायर करते, फिर वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ हमारा था a की पावर 4, तो हमने स्क्वायर किया, अगेन फिर से स्क्वायर किया, a की पावर 4 निकाल लिया, एक टर्म हो गया। दूसरे टर्म में हमारा 1/a की पावर 4 था, फिर इसको हमने सॉल्व किया और उसमें पुट कर दिया। ये हम तब करेंगे जब हमारा कोई फॉर्मूला ना बने हो, सिर्फ हमें जो दिया होगा उसी में हमें सॉल्व करना होगा। तो हम सारी एंट्रीज को निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका जो पावर है ये भी अलग अलग हो सकता था, कोई जरूरी नहीं है कि पावर सेम रहता। जैसे यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा होता, तो हम अगेन उसको 6 का निकालते वैल्यू, फिर यहाँ पुट करते, तब उसके बाद उसको सॉल्व करते। ठीक है, बड़ा लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। मैम वहाँ पर प्लस लगा, कहाँ पे, 28 + 16 √3 प्लस 16 × 28 - 16 √3, 16 कट जाएगा तो बीच में नीचे प्लस तो गायब हो गया। कहाँ पे, इस लाइन में जी प्लस लगा, ये मल्टीप्लाई है, हाँ वो 16 कट जाएगा, हाँ कट गया, फिर बाद में प्लस कैसे हो जाएगा, ये प्लस है, हाँ सही कह रहा हूँ, ये सही कह रहा है। यहाँ पे ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ये प्लस होगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 28 प्लस हो जाएगा, सही बात है, कुछ गलत नहीं है। 8 8 16 कैरी 1 56, ठीक है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे प्लस था तो हम इसको इससे कट करेंगे, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हम ऐसे करते जो किया था, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम इसको पुट करेंगे, इसको करेंगे। अब ये हमारा कट गया तो ये आंसर हो गया, ठीक है। पूरी एक एक चीज़ हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, कहीं भी अगर छोटी मिस्टेक हुई तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है x = -2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। x = -2, बस आपको आंसर बताना है, बस कितना आएगा। अब तक तो आ जाना चाहिए। -11 आएगा। अभी इसमें भी गलत कर दे रहे हो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया x = -2। आपसे इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि x + 2 = 0 हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, x = -2 -11
बस यही वैल्यू तो पुट करनी थी। यहाँ क्या है -8, यहाँ पे प्लस का 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस का ये माइनस माइनस प्लस कितना है 8 और 4 और 1 माइनस बस। अगर प्लस माइनस में गलती करोगे तो आंसर गलत आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। जब भी हम माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस आता है। इवन और ऑड को समझिए, अगर ऑड नंबर में अगर ऑड है हमारा जो पावर है हमारी, तो हमारा माइनस हमेशा आता है, ठीक है। वो इसलिए आता है कि जैसे एक्स क्यूब है, अब मान लो -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस यहाँ का तो बना रहेगा ना, ठीक है। अब मान लीजिए 1 - 2 और है, तो अगर ये 1 2 3 4 यानी इवन नंबर हो गया पावर इसकी, तो ये माइनस मिलके प्लस कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन प्लस आएगा, ठीक है। तो हमारा पावर जब भी ऑड होगा तो माइनस हमेशा बना रहेगा, माइनस खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर इवन है जैसे 2 4 6 8 ये सब पावर्स हैं तो हमारा माइनस फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो कैसे खत्म होता है मेथड ये और कुछ नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये भी नहीं कर पाए तुम लोग, हो गया फिर तो। चलो इमेजिनेशन का एक क्वेश्चन है, देखते कौन बताता है। अपनी कॉपी में लिखो, पहले इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा। एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है। एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम है। यदि एक बकरी की कीमत 600 और 800 के बीच है, 600 और 800 के बीच है, तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष है। कंक्लूजन आपको बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन समझ गए आप। एक गाय है जिसका जो प्राइस है वो 4 बकरियों के प्राइस से अधिक है, लेकिन 5 से कम है, और उसका प्राइस आपको एक बकरी का बता दिया है कि 600 और 800 के बीच है। अब आपका पहला निष्कर्ष है एक गाय की कीमत रेट 2500 से अधिक है। एक गाय की कीमत 2500 से अधिक है। दूसरा है सेकंड ऑप्शन, गाय की कीमत 3600 से कम है। ये दूसरा ऑप्शन है 3600। पहला है 2500 से अधिक है, दूसरा है गाय की कीमत 3600 से कम है। थर्ड ऑप्शन है एक गाय की कीमत 2600 और 3800 के बीच है। 2600 और 3800 के बीच है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है एक गाय की कीमत 2400 और 4000 के बीच है। 2400 और 4000 के बीच है। अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है, ये आपको बताना है। सोच लो पहले, सोच लो थोड़ा सा, चारों ऑप्शन तो देख लो पहले। जब एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको प्राइस में मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता रहा है तो आंसर एक की तरफ नहीं होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में 95% ऐसा होता है कि अगर प्राइस आपको 2 वैल्यूज़ के बीच में बताई है तो कभी भी आंसर सिंगल वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब हायर और लोअर दोनों बता दिया है तो आप कैसे कंक्लूड कर लेंगे एक वैल्यू पे, एक वैल्यू पे फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा जो सी और डी ऑप्शन है होगा तो उन्हीं में से होगा। पहले सोच लो सही से। अच्छा डी क्यों नहीं है? चलो सी होगा ठीक है, लेकिन डी क्यों नहीं है इसका आंसर बताओ।
600 और 800, ये दो प्राइस आपको बताए गए। क्या है? ये C फॉर काऊ है, G फॉर गोट है, 4G 5G ना समझ लेना, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको जो प्राइस है आपको मिनिमम और मैक्सिमम पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे शांत हो जाओ, पहले बातें कौन कर रहा है, डिस्कशन नहीं बाद में करो। पहला आपको बता रहे हैं कि जो प्राइस है वो 600 और 800 के बीच है, ठीक है, और कह रहा है कि 4 से अधिक है। इसका मतलब है कि जो प्राइस है उसका 4 से तो अधिक होगा ही, जो मिनिमम है। अब मिनिमम में अगर इसका 4 है और इसका ये 600 है, अगर आप मिनिमम देखते हैं कि मतलब इससे तो प्राइस आगे जाएगा ही, इससे कम नहीं हो सकता है। तो 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है, 2400। और जो हायर प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी तो बात है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हायर प्राइस हमारा 5 यानी 5 से अधिक नहीं है, ये भी तो बता रहा है वो कि उसका प्राइस 5 बकरियों से अधिक नहीं है। और जो हायर प्राइस है वो कितना है, 800, यानी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, यानी इसके बीच में ही लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो 8 5 कितना होता है, 40, 4000 हो गया। तो आपका प्राइस इसी के बीच लाई करेगा, ठीक है। बताओ, किसी को पूछना है कुछ? मैम डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है, सुनो ध्यान से, पहले सुन लो कि आंसर देने का लॉजिक क्या है। हमें जब भी लिमिट दे देता है कि हमारा जो लिमिट है वो इधर और इसके बीच में लाई करेगा, तो हमें उसको भी ध्यान रखना है। उसके बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे मिनिमम एक बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, अब उसके बीच में तो हमारी कई सारी वैल्यूज आएंगी। अगर ऐसे हम ऑप्शन क्रिएट करें तो ऑप्शन तो हमारे बहुत सारे बन जाएंगे, ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमें कोई लिमिट दी है तो पर्टिकुलर हम उसी लिमिट को लेके तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो लिमिट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी हुई है, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वो ऐसे ही फालतू में दी हुई है, ठीक है। तो हमें जो भी लिमिट दी होगी पहले हम उससे मिनिमम और मैक्सिमम दो को बिल्कुल निकाल लेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई चैप्टर्स के अंदर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी में आएगा। 4th आंसर है इसका। ठीक है, अब आपका स्टार्ट करना है, ये अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जिसको आप लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आपका इसमें जो वर्ड आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम, इसको आप लोग क्या कहते हैं, मासा ना, महत्तम समापवर्तक, इसको क्या कहते हैं, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। चाहे ये लिखा हो तो भी आप समझ लीजिए, ये लिखा है तो भी समझ लीजिए। 3/4 बताएंगे भी, जिसका पूछते हैं जो ऊपर अंश होता है, जैसे इनका जो क्वेश्चन है उसको सुनो। जैसे ये कह रहे हैं कि 3/4 लिखा है, शांत रहो, 3/4 लिखा, अब ये कह रहे हैं इसका लासा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाले का क्या होता है, सुन लो एक मिनट। तो हमारे पास जैसे 3/5 4 है, 5/6 है। अब हम जो ऊपर रहते हैं हमारे अंश, उनका जो पूछता है वही हम निकालते हैं। जैसे हमें लासा कह रहा है तो हम जो अंश है उनका लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकालेंगे, ठीक है, मिल गया आंसर। बस अब हम शुरू करते हैं।
जिसको कुछ नहीं आता है वहाँ से हम बेसिक से बिल्कुल लेके चल रहे हैं। आपको 10 मिनट लगेगा, बेसिक से बिल्कुल समझ लीजिए कि किस तरीके से हम निकालेंगे। आप लोगों में बहुत छोटे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आप लोग वनडे भी देते हैं, इसलिए उसके लिए भी है कि आपको कम से कम बेसिक भी क्लियर हो। पता चला बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले रहे हैं, छोटा सा नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों पे एक साथ लेके चलेंगे, दोनों के मेथड, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहला है फैक्टराइजेशन। आप लोग को पता है कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं। जैसे सिंपल हमारे पास डिजिट है 6 और 8। फैक्टर्स का मतलब होता है कि हम इसको किससे किससे काट सकते हैं। सबसे पहली बात 1 से, 2 से, 3 से, 6, 8 को 1 से, 2 से, 4 से, 6 से कैसे कटेगा? नीचे उंगली मत करो, ठीक है। 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, ये आपका हो गया कि किससे कट सकता है, ये आपका हो गया। अब आपसे कह रहा है हाईएस्ट, पहले दोनों का वर्ड का मतलब समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा वो कौन सा फैक्टर है दोनों में जो कॉमन है, बात इसकी है। तो आप इन दोनों में देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन है। अब हमारा ये देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है। मान लीजिए उससे पहले भी अगर कुछ आ रहा होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 1 भी तो है, जो दोनों में कॉमन है, तो हम उसको नहीं लेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम लेंगे, यानी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2, यानी 6 और 8 का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमारा 2 आ गया। ये हमारा मेथड हो गया फैक्टराइजेशन। वो जिस जिस टेबल में आता होगा ये हमने लिख लिया, और जो उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। अब दूसरा वर्ड कह रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो अगर 6 का मल्टीपल क्या होता है? सिंपल 6 का टेबल, हमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। कॉमन मल्टीपल का मतलब है उसी का टेबल, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये किसका मल्टीपल क्या क्या होगा। मल्टीपल का मतलब ही है कि मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 4, उसी का मल्टीपल होता जाए। और ऐसा टेबल में यही होता है, टेबल में यही तो होता है। हम 2 1 2 2 2 4 ऐसे ही पढ़ते हैं, तो एक एक नंबर बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा मल्टीपल सिंपल टेबल है। अब 8 का मल्टीपल 24, ठीक है, ये हमारा मल्टीपल हो गया। हमें ज़्यादा नहीं जाना है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे हाईएस्ट नहीं पूछ रहा। हमारे वर्ड में लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब जो सबसे पहले हमें मिल जाए, तो हमें आगे नहीं जाना है। हमें अगर एक नंबर ऐसा दिख गया जो कि दोनों में दिख गया तो हम रुक जाएंगे, उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे देखिए 24 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। बस ये सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालने के लिए बोला है, तो आप जब एचसीएफ निकालेंगे तो आप किस किस टेबल में आता है, यानी किससे किससे उसको कट कर सकते हैं, वो आप लिखेंगे। उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसका एचसीएफ होगा, और एलसीएम में आप मल्टीपल करेंगे। जो सबसे पहले दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका क्या है? एलसीएम। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मन की आंखों से देखिए, दिखेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो कोई इतनी टफ बात बता ही नहीं रहे हम कि आपको नहीं भी दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है कुछ? फिर भी परेशान हो। 18 24 30 ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कहेगा तो जितने नंबर्स का कहेगा हम उसका सबसे पहले फैक्टर कर लेना, सिंपल। तो ये करो अपनी कॉपी में, देखने की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप कॉपी में कर सकते हो, करते जाओ।
जब आंसर मैच ना करे तो देखना इधर ध्यान से। ठीक है, ये हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 18, 24 और 30 इसका एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। जो भी हम लेके टाइप करेंगे उसमें दोनों बता रहे हैं आपको, तो दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हम जो फैक्टर करते हैं, पहले तो देखिए इसमें जो तीनों में आपका कॉमन हो। अगर दो चीजें हैं तो हम दो में देखेंगे, और तीन है तो सभी में देखेंगे। तीन है, चार है, जिसमें बोलेगा उतने में सभी में आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 है और 3 है, देखिए तीनों में दिख रहा है आपको। तो यानी एचसीएफ आपको 2 × 3 यानी 6, ये एचसीएफ हो गया। अब इसी में हमें अगर एलसीएम निकालना है इसी मेथड से, तो हम क्या करेंगे? एक तो हमारा जो एचसीएफ है वो तो होगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा, उसे हमने लिख लिया 2 × 3। अब हमारा इतना, इतना और इतना, अब इस पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ये हमारा कंक्लूड हो गया। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम ले लेंगे। तो इसमें हमारे कितना बच रहा है? 3, यानी अब ये खत्म, अब इसको हम नहीं देखेंगे। अब इसमें 2 और 2, 2 × 2, इसमें क्या बच रहा है? 5। ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, अब एक ही सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन, एक ही मेथड जिसमें हम एक से ही ये समझ रहे हैं कि जो हमारा एक तो जो कॉमन है दोनों में वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया। इसके बाद सब में जो हमारा बचा हुआ रहता है पार्ट वो हमने लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। आंसर बताओ आप लोग। 360 सभी का आ रहा है? चलो मान लो, कोई ऑप्शन नहीं है ना, मानना पड़ेगा ही। अब ले लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड है आपका कॉमन डिवीजन मेथड सबसे अच्छा मेथड है। आपको जब एचसीएफ एलसीएफ निकालना हो एलसीएम तो आप इसी मेथड से निकालिए। इसमें आपका टाइम टेकिंग नहीं है, सबसे इजी मेथड है, सबसे जल्दी आंसर इसी में आता है। सबसे पहले आपके पास जितने नंबर्स दिए थे आपने उसका फैक्टर करके देखा, और फैक्टर हम इस तरह से करेंगे कि जितने भी नंबर्स दिए हों वो सारे उससे डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर एक हमारा डिवाइड हो रहा हो। जैसे हमने 2 से किया तो ये भी डिवाइड हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ, तो ये ठीक है, गुड। इसके बाद हम 3 पे करेंगे। अब 3 से हमने देखा तो ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। अभी हम 2 से करते हैं तो सिर्फ ये डिवाइड होता हमारा, ये और ये डिवाइड नहीं होता। तो हम पहले तो कोशिश करेंगे ऐसा नंबर लें जो कि हमारा सारे नंबर्स को डिवाइड करें। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो जब हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए कि डिवाइड होना बंद हो जाए सारे नंबर्स, तो हम ये जो हमारा लिखा रहता है यही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 6, 3 2 6। अब हमारे पास ये नंबर बच रहे हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। पर्टिकुलर इसे हमें 3 से करना पड़ेगा, इसे 4 से करना पड़ेगा और इसे 5 से करना पड़ेगा।
जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हमें ये नंबर और इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छा मेथड यही है, इसको हम पहले तो सारे नंबर्स देखेंगे जिससे डिवाइड हो जाए, जब तक डिवाइड होंगे वो हमारा एचसीएफ हो गया। और इसके बाद जब ये कंडीशन आ जाए कि फर्दर अब ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम इनको ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। ज़्यादातर डिवीजन मेथड में हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जिनके ऑप्शन बड़े बड़े हैं, जैसे यानी ये 135, 180 ये बड़े थे। अभी तक क्या था, छोटे छोटे नंबर्स हैं। जब अगर छोटे नंबर हैं तो हम उन्हें फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन डिवीजन सारे मेथड से निकाल लेंगे। लेकिन जब नंबर हमारे पास बड़ा आ जाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। अब डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, सिंपल भाग देना। अब यहाँ पे नॉर्मली हम भाग देते हैं तो इसके आगे पॉइंट लेके आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ज्यादातर हम यही करते हैं। हाँ, कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो ये हमने ये किया। अब हमने 45 लिख भी दिया है, चिंता ना करो, हमारा आंसर लिख भी दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें जो डिजिट यहाँ लिखी होती है हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा। अब ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक पूरी तरह से कट ना जाए, यानी शेषफल हमारा 0 आ जाए, यानी हमारा शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर ये फर्दर कुछ बचेगा तो हम फिर इस वैल्यू को लेंगे, इस तरह से मुतारते चले जाएंगे जब तक ये शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। और जिस नंबर से वो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ होता है। आंसर भी ये नहीं कि ये दे दिया, किसको देना है पता ही नहीं चला। जिससे हमारा शेषफल 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 45 से जब हम दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 0 बच रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, 45। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब आप लोग करेंगे उसको। क्योंकि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हमारी वैल्यू जो हमें डिजिट दी होती हैं उससे कम ही आंसर आता है, हमेशा ऐसा होता है। जब आपके पास अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी जो वैल्यूज होंगी, अगर वो जो वैल्यूज दी हैं उससे कम आएंगी तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब हमें उससे ज़्यादा वैल्यूज पानी होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 217, 385, 735, इसका एचसीएफ बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। 735 आंसर बताइए। ऑप्शन दे दे रहे हैं 5, 6, 7, 8। जब आपको 3 का दिया रहेगा तो सबसे पहले आप 2 को सॉल्व करेंगे, कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई भी 2 पेयर लेंगे, उससे जिससे वो पूरा कट जाएगा वो हम उठाएंगे, फिर तीसरे को लेंगे। तीसरे से जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 217, 385 कितनी बार जा रहा है, 7। हाँ सही। 2 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
अब कितनी बार जाएगा? यहाँ तक सभी का आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना था, जब तक आपका जितनी बार जाएगा आप देते जाएंगे, जो यहाँ पे डिजिट लिखा होगा उसको यहाँ लिखते जाएंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, इसके बाद जिससे हमारा शेषफल 0 आया हुआ है उसको हम लेंगे। अब हमारे पास थर्ड कौन सा है नंबर? ये है। हमने इस और इस नंबर को उठा लिया था, अब हमारा थर्ड नंबर ये बच रहा है 735। 7 1 जा 7, ये 35, दोनों डिजिट हमने उतारी है, इसलिए यहाँ 0। यहाँ पे देखिए DAG शेषफल 0 आ गया। ठीक है, जो यहाँ होता है उसको जब हम थर्ड नंबर से देते हैं तो थर्ड नंबर से भी हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर यहाँ भी शेषफल 0 आ गया तो हमारा HCF वही हो जाएगा जिससे शेषफल हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसको सिंपल ऐसे आप डिवीजन करते जाइए बस। भाग देना तो आता ही है, ये अब पहले भाग देना होता है। ये था इसका बेसिक। ठीक है, ये सारे मेथड हो गए। अब आपके लेवल वाले क्या अरे पहले इतना समझने दो, नहीं ये भी चला जाएगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा धीरे-धीरे, टेंशन ना लो। अब आपको एक तो पता ही है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, ये तो पता ही होगा। अब आपका क्वेश्चन है 4/13। पहला क्वेश्चन 4/13, 8/39 और 16/52। इसका आपको LCM निकालना है। 4/13 का, 8/39, 16/52, इनका LCM निकालना। 16/52 उनका हम एलसीएम निकाल देंगे और जो नीचे है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। अब हमको कह रहा है अंशों का लासा निकालना है, यानी 4, 8 और 16। इनका सबसे पहले तुमको निकालना है एलसीएम, पहला चीज। दूसरा एचसीएफ 13, 39 और 52। बस ये जो आएगा उसको डिवाइड कर दो, सिंपल। पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम सिंपल हमारे पास जब कई डिजिट होती हैं तो हम तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, फिर हम इधर जो लिखा रहता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आया? ठीक है, बस। अब यहाँ पे देखिए 13 एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे थे, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और हमें
निकालना है, एलसीएम निकालना नहीं है। तो हमारा जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो रहा था बस हमने आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/13, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। 16/13। जब हमें एचसीएफ निकालना हो, अगर डिवाइड में भी दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम में थोड़ा दिक्कत है, एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका सिंपल फैक्टर करके भी देख सकते हैं, वहीं पे डिवाइड कर लें। जैसे अपॉन में दिया है, अपॉन में ही हमने कर लिया और जो कॉमन आ रहा है बस उसको बाहर निकाल लिया, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम में हमारे पास जैसे हमने उसका फैक्टर किया, जो हमारे पास सब में थोड़ा थोड़ा बच रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा एलसीएम हो गया। ये तो हमने पर्टिकुलर तुम्हें मेथड बता दिया, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे। सिंपल उसका हमने फैक्टर किया, वहीं से हमने उठा लिया, ठीक है। ये हमने इसलिए बताया कि जैसे कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो तो कम से कम उन्हें मेथड तो पता हो, लेकिन आप लोग को जब सिंपल करना हो तो आप वहीं से फैक्टर करिए और जो सब में कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो गया, और इसके अलावा जो बच रहा है उसको भी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा इनका मासा एचसीएफ 15 है, तथा इनका एचसीएफ 15 है। तो आपसे कह रहा है इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए। ऑप्शन दे दें 220, 320, 420, 520। 4:7 दिया हुआ है आपको और मासा कितना है 15, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 15 मल्टीप्लाई 4, 15 मल्टीप्लाई 7। अब हमारे पास संख्याएं आ गई 60 और 105। जब भी हमें दिया होगा, जो भी चाहे लासा दिया हो चाहे मासा दिया हो, अगर हमें रेशियो दिया है तो हम सिंपल उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। अगर हमें नंबर्स मिल गए तो अब चाहे हमसे लासा पूछेगा चाहे मासा पूछेगा, हम निकाल देंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमें नंबर्स पता होना चाहिए। नंबर्स हमें पता चल गए तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हमारे पास नंबर्स हो गए 60 और 105। आप सिंपल ऐसे कर लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको कि इसका लासा क्या होगा। ऑप्शन तो दे ही रखा है मैंने इसलिए। ठीक है, ऑप्शन बड़ा अच्छा है 420। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब लिखिए इसको, लिखने वाला क्वेश्चन। 4 घंटियां प्रत्येक 15 सेकेंड, 4 घंटियां प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 45 सेकेंड तथा 90 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तथा
4 घंटियाँ प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 45 सेकेंड तथा 90 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी घंटियाँ एक साथ सुबह 9 बजे बजती हैं, यदि सभी घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो वे चारों एक साथ पुनः कब बजेंगी? एक साथ पुनः कब बजेंगी? पंद्रह, 25, 45, 90। 15, 25, 45 और 90। अब देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहली बात तो जब एक बार बज रही हैं 9 बजे और इतने अंतराल पे बज रही हैं, तो जब एक साथ बजनी होगी तो जो 15 सेकंड वाली है वो ऐसा तो होगा नहीं वो तुरंत बज जाएगी, वो तो 90 सेकंड वाले से ज़्यादा ही टाइम लेगी बजने में। जैसे वो 15 दूना 30 पे तो बच जाएगी, लेकिन जो 90 वाली है वो अगेन 90 पे रिपीट करेगी। इस तरह से जो आपका नंबर है वो बढ़ेगा, और जब नंबर बढ़ता है तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ये जो नंबर्स हमको दिए हुए थे उसका हमने एलसीएम निकाल लिया। पहला का पहले निकालो एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया? पहले आप इसका एलसीएम बताइए कि कितना आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 1350। इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 1350। हाँ सही है बात। 450। फिर से मल्टीप्लाई करो। 450। सब हद है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा। एक भी नंबर आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कहीं का कहीं चला जाएगा, होगा ना ऐसा? 450 आ गया आपका। यानी 450 सेकंड्स पे वो अगेन बजेंगी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है एक तो 9 बजे बज रही है, अब 9 बजे के बाद कितने बजे बजेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप जो आंसर देंगे उसमें एक तो 9 को लेके चलेंगे कि 9 के बाद में, यानी 9 के बाद में 450 सेकेंड्स और जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब बजेगी। तो जैसे हमें 450 सेकेंड्स है तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 450 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करिए। 7.5। 7.5 ऐसे मान लो, या ऐसे कर लो 7 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, अभी पॉइंट लिखेंगे तो तुम लोग गलत समझोगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो हम अपना आंसर इस तरीके से देंगे 9:07 मिनट और 30 सेकेंड। ये आंसर होगा कि 9:07 मिनट 30 सेकेंड पे वो अगेन फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर्स दिए होंगे उनका आपने एलसीएम निकाला। उसके बाद अगर आपको ये नहीं दे रहा है कि इतने बजे के बाद कब बजेंगी, तो आपका आंसर सीधे ये हो जाएगा कि 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो अगेन रिपीट होंगी। आंसर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे ये 9 नहीं होता, मान लो 10 होता तो आप यहाँ क्या कर देते, 10 कर देते, करते ना। इस 10 का 9 का कोई लॉजिक नहीं, बस उस टाइम के आगे लगाने के लिए है, बस कि उसके बाद कब रिपीट होंगी बस।
के अंतराल पर गोलियां दागते हैं, गोलियां दागते हैं। एक घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे, कितनी बार गोलियां दागेंगे। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकाल के बताइए कितना आएगा। एलसीएम कब तक आ जाना चाहिए? 500। हाँ सही है, लेकिन सभी का नहीं आ रहा ना। अरे तो बताओगे नहीं तो कैसे जानेंगे क्या आ रहा है? तो उनको लगेगा आ ही नहीं रहा है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 504। ये आ गया 504 सेकेंड। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि इतने सेकंड्स के बाद रिपीट होगा, कुछ ऐसा इस टाइप का। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एक घंटे में कितनी बार वो रिपीट होंगी, ये हमने निकाल लिया। अब हमें एक घंटे में पहले चेक करना है कि कितने सेकंड्स होते हैं। जितने सेकंड्स होंगे उतनी बार में ये रिपीट होगा। अगर 504 सेकंड्स में एक साथ गोलियां दग रही हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले एक घंटे में चेक कर लें कि कितने सेकंड्स होते हैं, फिर उसको डिवाइड कर दें, हमें पता चल जाएगा। तो एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। ये आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 आवर्स में 504 ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। कितना आ रहा है? 7.14 अप्रॉक्स ऐसा आएगा। तो हम आंसर दे देंगे कि 7 बार ऐसा होगा कि जो है एक साथ गोलियां लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकाल के हमने ये चेक कर लिया कि कितने कितने डिफरेंस पे, कितने इंटरवल पे सारी गोलियां एक साथ लक्ष्य पे जा रही हैं। वो हमने निकाला कि 504 सेकंड पे एक साथ जा रही हैं। अब 3600 सेकंड, जैसे यही 2 घंटे कहता तो हम यहाँ क्या करते हैं? 3600 गुणे 2, जितने भी घंटे में कहता हमने सेकंड्स निकाले और ऊपर उसकी वैल्यू रख दी। ये पर्टिकुलर 1 घंटे की बात हो रही है। अगर यही क्वेश्चन 2 घंटे में करता तो आप यहाँ क्या करते हैं? 3600 यहाँ तो सेम रहता, लेकिन यहाँ 3600 गुणे 2 कर देते और अपॉन 504, फिर जो आंसर आता यानी 2 घंटे में आपका 14 टाइम्स आ जाता बस। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या है, 1 घंटे में कि 2 घंटे में या कब रिपीट होना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देते हैं। ठीक है, आप लोगों में इस टाइप के क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं। इजी वाले जो इससे पहले बताए गए थे वो सब वनडे में आएंगे, वो भी आएंगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होगा कि कहीं नहीं आएंगे, लेकिन वो वनडे वाले में आएंगे और यहाँ वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बेसिक इसलिए बता देते हैं कि वनडे आ जाए तो आप लोग के सिर में दर्द ना होने लगे, उसको भी आप लोग कर जाइए। उसके लिए अलग से तैयारी नहीं होती है, इसी तैयारी में लेके हम लोग चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वनडे है तो अलग से बैठ के पढ़ेंगे, वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर
117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 छड़ों को धातु की 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए। काटे गए टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास इतनी सेंटीमीटर के 4 टुकड़े हैं, ठीक है। अब इनको काटने की बात हो रही है इक्वल पार्ट्स में। काटने का मतलब है कि वो अब जितना डायमेंशन उसका है उससे छोटा करना है। जितना लंबाई है अगर हम उससे छोटा कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा जितना डिजिट है उससे कम होगा। पहले थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ लासा निकालना है, कहाँ एलसीएम और एचसीएफ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब क्या निकालना है। इसलिए कब कहाँ क्या निकालना है ये भी समझना चाहिए। जब हमारा क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वो जितना है अगर उससे छोटा करना है यानी उससे वैल्यू छोटी आ रही है तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। और अगर हमारा जो वैल्यू है उससे बढ़ना है यानी उससे मोर देन आएगा, जो हमें वैल्यूज़ यानी जो नंबर्स हमें गिवन है तो वहाँ हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर इस बात को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ये हमारे पास इतनी लेंथ की रॉड्स है, उसको हमें कट करना है। जब हम कट करेंगे तो जितना लेंथ है उससे तो कम होगा और हमें इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यानी हम 78 को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो हमारे पार्ट्स बनेंगे वो सारे इक्वल लेंथ के हों। ऐसा ना हो कि एक इतना बड़ा एक इतना बड़ा, ये हमें नहीं करना। अगर हम इतना बड़ा काट रहे हैं तो सारे हम इतने ही बड़े काटेंगे। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो हमें इसमें एचसीएफ निकालना है, इतना चीज़ हमें समझ लेना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ कितना आ गया? ये कितनी बार जाएगा? ये ठीक है। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन सबको एक साथ काट सके, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ निकल गया 30। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ हमारा आ गया 30। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि सारे टुकड़ों को हमें ऐड भी करना है, यानी टोटल हमसे पूछ रहा है कि कितने टुकड़े होंगे। तो हमारा एक का ये पता चल गया। अब हमारे पास अगर ये रॉड है, इसको हम अगर इससे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने टुकड़े होंगे। और हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने हमारे टोटल टुकड़े होंगे। जब टोटल पूछ रहा है तो हम सब में ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। अभी हमने यहाँ लिखा ही है, देखिए कितनी बार जाएगा, लिखा है ना, तो हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे उसको पुट करते जाएंगे। 6 + 8 + 9 + 13 टोटल कितना आया? 36। यानी मैक्सिमम हमारी इतनी रॉड्स होंगी जो कि इक्वल कट करने पे इक्वल लेंथ की आ रही। सभी को कट किया हमने तो हमारे पास इतनी रॉड्स कलेक्ट होंगी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद आपने उससे डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल गया कि पर्टिकुलर इस वाले पार्ट में कितने सेगमेंट्स बनेंगे। यानी हम इसमें हमारे 6 सेगमेंट्स ऐसे बनेंगे जो कि इक्वल टाइप के होंगे। इसमें 8 ऐसे बनेंगे जो कि इक्वल होंगे, ठीक है। सारे होंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
सारे 13 सेंटीमीटर के होंगे, हम कट करते जाएंगे 13 सेंटीमीटर के हमारे पास निकल आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए लास्ट। चलिए दौड़ने भागने वाला कर लेते हैं, आप लोग को जाना ही है ना, इससे दौड़ने वाला कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, दौड़ते हुए निकल जाइएगा। ठीक, चार धावक दौड़ने वाले किसी, अब आप लोग धावक ही है ना, दौड़ेंगे ना, इसके बाद दौड़ जाएंगे। चार धावक किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में 150, 250 तथा 420 सेकेंड लेते हैं। 150, 250 और 420 सेकेंड लेते हैं। तो कितने समय बाद वो आरंभिक बिंदु पर होंगे? कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर होंगे? बस तीन लोग चार है। अरे देखो, 4 3 है और 150, 250, 420। एक बार बताइए। नहीं भाई, उसको 3 कर लीजिए, 3 धावा। एक आप लोग अपने हो गए, नहीं किया। सही बात है, एक तो बिना दौड़े भाग जाएगा, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आज मुझे 3 माफी है।